नमस्कार, मैं हूं अजय त्रिपाठी और आज मैं हाजिर हूं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बिग डिबेट लेकर। हिंदुस्तान की सियासत में आज बहुत गर्माहट है। मध्य प्रदेश तक उसकी गर्माहट साफ दिखाई पड़ रही है, साफ एहसास हो रहा है। चुनाव भले नहीं हुए मध्य प्रदेश में, लेकिन उसका एहसास मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। गुजरात, हिमाचल में चुनाव हुए विधानसभा के, छत्तीसगढ़ में बाई इलेक्शन था, यूपी में बाई इलेक्शन था, एक लोकसभा का, 2 विधानसभा सीटों का। इसमें जो कुछ मिला, जो हारा, जो जीता, वो अलग कहानी है। लेकिन एक बात तय हो गई कि इन चुनावों ने एक रिकॉर्ड बना दिया और इन चुनावों ने रिवाज को कायम रखा। रिवाज था हिमाचल का, जहां सत्ता हर 5 साल में बदल जाती है। इस बार भी बदलाव हो गया, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। उसके बाद भी सत्ता बदल गई, कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो गई, लेकिन रिकॉर्ड बन गया। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुजरात में वो कमाल हो गया जिस कमाल की उम्मीद कम से कम कांग्रेस को तो नहीं थी। बीजेपी भले उम्मीद कर रही है। 158 सीटें, वो कमाल जो कभी शिवभान सिंह जो सोलंकी जी के, माधव सिंह सोलंकी के नाम हुआ करता था, 149 सीटों का, वो रिकॉर्ड बन गया। एक रिकॉर्ड बन गया, एक रिवाज कायम रहा। छत्तीसगढ़ में चुनाव था, एक सीट का, भानु प्रतापपुर के विधानसभा सीट का, रिवाज कायम रहा कि वहां सत्तारूढ़ दल ही बाय इलेक्शन जीतती है। इसी तरह यूपी चलें तो वहां भी एक रिकॉर्ड बना। वो रिकॉर्ड ये था कि डिम्पल ने लाखों वोटों से जीत हासिल की। मैनपुरी सीट जो थी, और रामपुर में पहली बार, अब तक 22 चुनाव हुए हैं जिसमें से बीजेपी पहली बार जीती है। एक नया रिकॉर्ड बन गया। इन रिकॉर्डों और रिवाजों को लेकर के चुनाव हुआ। इसकी बहुत धमक दूर बहुत ज़्यादा तेज है, इसकी धमक बहुत दूर तक जाएगी। धमक कैसी होगी, इसका एनालिसिस कैसा होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 3 मेहमान होंगे। इन मेहमानों से आपका परिचय कराऊंगा, उसके पहले देखिए ये एक छोटी सी रिपोर्ट। गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत। हिमाचल में वोटरों ने कायम रखा रिवाज। यूपी के मैनपुरी में डिम्पल ने दिखाया दम। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश का दबदबा कायम। बहुप्रतीक्षित और प्रतिष्ठापूर्ण गुजरात विधानसभा चुनाव में सत्ता सिंहासन बरकरार रखकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। लगातार 7वीं बार सत्तारूढ़ होने के रिकॉर्ड ने पूरे बीजेपी को गदगद कर दिया। लेकिन पूरी ताकत झोंककर भी बीजेपी हिमाचल प्रदेश में कुर्सी बचाए रखने में सफल नहीं हो पाई। यहाँ हर 5 साल में सत्ता बदल जाने का रिवाज कायम रहा। रिकॉर्ड और रिवाज का ये सिलसिला यूपी और छत्तीसगढ़ में भी कायम रहा। छत्तीसगढ़ में भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव था। यहाँ कांग्रेस की जीत ने उपचुनाव का परिणाम सत्तारूढ़ दल के खाते में जाने का रिवाज बरकरार रखा। यूपी में मैनपुरी लोकसभा सीट, खतौली और रामपुर विधानसभा सीटों के उपचुनाव थे। मैनपुरी में सपा की डिम्पल यादव ने 2.5 लाख वोटों से जीत हासिल कर रिकॉर्ड कायम कर दिया। रिकॉर्ड और रिवाज भले ही अन्य प्रदेशों में बने हैं, लेकिन इसका सियासी असर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। कांग्रेस चुनाव परिणाम को 50-50 मानकर जश्न मना रही है, तो वहीं बीजेपी सारे परिणाम भूलकर सिर्फ गुजरात में जीत का जश्न मनाते हुए पीएम मोदी की तारीफ के कसीदे पढ़ रही है। माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास, श्रद्धा और स्नेह का प्रकटीकरण हुआ है। जन जन के मन में वे बसे हैं और गुजरात में जो विजय हुई है उसने सिद्ध किया है कि वास्तव में वो कल्प वृक्ष हैं। बीजेपी भले ही इन चुनाव परिणामों को लेकर पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े और राहुल गांधी को खरी खोटी सुनाए, लेकिन कांग्रेस इन चुनावी परिणामों को संजीवनी मान रही है। हिमाचल में बीजेपी से सत्ता छीनकर कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को रोमांचित और उत्साहित कर दिया। इसलिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह जश्न मनाया गया। इन परिणामों ने पार्टी को नई दिशा दी है। भाजपा की जीत को लेकर तमाम आरोप गिनवाने वाली कांग्रेस ये मान रही है कि हिमाचल की जीत अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए शुभ संकेत है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस और भाजपा का जो अंतर है वो उसी प्रकार के रहेगा जो इस चुनाव में दिखाई दिया, और 2023 में जो होगा वो यही होगा जो 2018 में था। हिमाचल और गुजरात के चुनावी परिणामों ने मध्य प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों को खुश होने के कारण भले दे दिए, लेकिन ये तय है कि दोनों ही राज्यों के चुनाव परिणाम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव में इन दलों की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी को भी नए सिरे से सोचना पड़ेगा।
रिकॉर्ड और रिवाज के परिणाम अगले साल तक कार्यकर्ताओं को इसी तरह उत्साहित रख सकें, इसका इंतजाम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। निश्चित रूप से दोनों पार्टियां अपने अपने ढंग से एनालिसिस कर रही हैं, लेकिन यह तय है कि अगर इस उत्साह को, इस रोमांच को दोनों पार्टियां अगले चुनाव तक कायम रख सकें तो वो भूपेश बघेल जो कह रहे हैं शायद वो ही होगा। इस सारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। उन मेहमानों में शामिल है केपी यादव जी हैं, वो सांसद जिन्होंने अपने भाजपा के वो सांसद जिन्होंने खुद एक इतिहास बना दिया था। आज वो इतिहास पे बात करने के लिए मेरे साथ बैठे। केपी भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में पांचीलाल मेड़ा, कांग्रेस के वो एमएलए जो बड़े जमीनी कार्यकर्ता हैं पार्टी के और जमीन पे रह के बात करते हैं। कभी मैंने पांचीलाल मेड़ा जी को, चाहे वो टीवी पर बोले या विधानसभा में बोले, अपने क्षेत्र में बोले, मैंने पांचीलाल मेड़ा जी को कभी हम लोगों ने लीक से हट करके और हवा में उड़ते नहीं देखा, हवा बोलते नहीं देखा। पांचीलाल मेड़ा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भूपेंद्र सुरलेरे मौजूद हैं। सुरलेरे जी वो पत्रकार, वो शिक्षाविद जो बहुत नज़दीकी से इन सारी चीज़ों को देखते हैं और एक ऐसी समीक्षा करते हैं जो वास्तव में बड़ी सटीक होती है। सबसे पहले मैं केपी भाई आपके पास आ रहा हूं। बधाई आपको बहुत बहुत। अगर गुजरात भर की लेना चाहते हैं तो हिमाचल छोड़ करके, क्या माना जाए कि ये जादू जो है अब 2023 और 24 का एक शुभ संकेत रोड मैप माना जाए? बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जी, ये जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में जिस तरह से गुजरात का इलेक्शन हुआ, माननीय अमित शाह जी की जो रणनीति थी, उनकी जो चाणक्य नीति थी, वाकई में गुजरात चुनाव किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, अन्य पार्टियों ने। हालांकि हमें तो बिल्कुल आभास था जी। और उन्होंने जिस तरह से रणनीति से चुनाव वहां लड़ा, कारपेट जिस तरह से की गई, जिस तरह से एक एक विधानसभा में लोगों को भेजा गया और वहां का एक एक कार्यकर्ता जिस उत्साह के साथ वहां लगा हुआ था, वो वाकई में उन कार्यकर्ताओं की मेहनत है और हमारे शीर्ष नेतृत्व की प्लानिंग जो थी उससे इस तरह का परिणाम आया है। और वाकई में ये परिणाम बहुत कुछ भविष्य के लिए संकेत देता है कि जो गुजरात मॉडल की पूरे देश में बात होती है, बल्कि हर जगह राजनीतिक क्षेत्र में जिस गुजरात मॉडल की बात होती है, उस गुजरात मॉडल ने दिखा दिया है और आने वाले इलेक्शनों में भी कि किस तरह से वहां काम हुआ है। तो जी, जी। तरह से वहां प्रदेश में गांव-गांव तक, दूर-दूर अंचलों तक काम जो हुए हैं, कायदे से विकास के नाम पर लोगों ने वोट दिया है और लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में भी हर कोने में इस तरह का विकास हो। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश बहुत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बिल्कुल बिल्कुल केपी भाई, बिल्कुल मोदी जी के नेतृत्व में आप लोग बहुत आगे बढ़े। थोड़ा हिमाचल की तरफ भी सोचिएगा। मैं लौटूंगा आपके पास, पहले पांचीलाल मेड़ा जी से बात कर लें। मेड़ा जी आपको, चलिए, आपके पास तो शून्य था, एक 50%। बहुत बहुत बधाई आपको स्वराज परिवार की ओर से। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, तो माना जाए कि अगली बार अपन जो राहुल जी की पदयात्रा निकल रही, उसका लाभ हिमाचल में मिला है या और कुछ हुआ है, और अगला क्या कदम होगा आगे सर? पूरे देश के लोग देख रहे हैं जी कि जिस प्रकार से ये लोगों का ध्यान भटका कर अपनी कुर्सी हटाने का जो काम कर रहे हैं जी, तो गुजरात में इनकी जीत हुई है। कहीं न कहीं गुजरात के व्यापारी हो, आम लोग हो, कहीं न कहीं सबके कुछ काम कर रहे हैं। इनको लोकसभा का जब चुनाव होगा तब जरूर इनको मालूम पड़ेगा, क्योंकि जो हिमाचल में जो लोगों ने वास्तविकता बताई है कि इनके जुमलेबाज हिमाचल में काम नहीं आए। जी जो 15 लाख का कर्ज माफ करने की बात थी जी, काला धन लाने की बात थी, वो इनकी झूठी साबित हुई। 2 करोड़ रोजगार लोगों को देना था, वो इनकी बात झूठी हुई। इस प्रकार से लोग अब समझ गए हैं। सर क्षेत्रों में जो मीणा जी आपने काम था वो इन्होंने बंद कर दिया। केंद्र से जो हमारे आदिवासी और अन्य समाजों को जो लोगों को लाभ मिलता था, वो केंद्रीय उप योजना इन्होंने बंद कर दी। इसलिए अब लोग परेशान है, मजदूर परेशान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंचलाल जी एक सवाल मेरा ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जुमलेबाजी उनकी फलाना ये सब को कर नहीं पाए, हिमाचल में नहीं चल पाई। मध्य प्रदेश में कोई रोकथाम का उपाय मन में आया आप लोगों की? जश्न मना के खत्म हो गई कहानी? रोकथाम तो अभी आने वाले समय में बहुत जल्दी लोग समझ चुके हैं और
2023 के चुनाव में इनको बता देंगे कि जो लोगों के साथ जो ये कर रहे हैं, हाँ। महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दामों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आज किसानों को उनकी फसलों का दाम नहीं मिल रहा है, मजदूरों को काम धंधे नहीं मिल रहे हैं, इस प्रकार से पूरा प्रदेश हाहाकार है। खाने का तेल 200 पार हो गया है जी जी जी, और पेट्रोल कम से कम 160 रुपया 8 रुपया पार जी। कर दिया है। मैं करीबन डीजल पेट्रोल हो पे गया अपन है। बाद में बात करेंगे थोड़ी और थोड़ी। काम धंधे बिल्कुल नहीं है, चौपट पड़े काम धंधे। मैं बिल्कुल मैं आज लौटूंगा। बेरोजगार। पांचीलाल जी आपको और मौका मिलेगा बात करने का। मैं भूपेंद्र सुलेरे जी के पास आ रहा हूँ। भूपेंद्र जी, आपने दोनों मेहमानों की बात सुनी। केपी यादव जी के चेहरे की हंसी आप देख रहे हो। गुजरात जीत लिया मतलब जंग जीत गए पूरी, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। एमसीडी हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, हिमाचल हार गए कोई फर्क नहीं पड़ता, भानु प्रतापपुर हार गए कोई फर्क नहीं पड़ा, और आपका चले तो खतौली हार गए, रामपुर पर जीते, खतौली हार गए यूपी में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनपुरी हार गए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ गुजरात जीत गए। भूपेंद्र जी इसका क्या अर्थ लगाया जाए? देखिए, पहले तो मैं दोनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि आज की विजय के लिए जी। तो वो तो स्वाभाविक है और ये औपचारिकता भी बनता है, उनका हक भी बनता है कि उनकी कार्यकर्ता उनकी पार्टी की नीतियों के अनुरूप जो कार्य हुआ और वो पल्लवित हुआ तो आज के। लेकिन अगर अपन समीक्षा करें तो जो आपका जो आज प्रतिनिधित्व नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो आपने एंट्री करी है और वोट का जो प्रतिशत हुआ है, जो पहले 48% लगभग वोट मिला था इनको गुजरात में जी, और आज लगभग 52% के लगभग वोट बढ़ा है, लेकिन जो वोट प्रतिशत जो डला है वहां पे वोटर का, हाँ। वो कम हुआ है। हाँ। लेकिन इससे ये पता चलता है कि जो बीजेपी का वोटर वोटिंग करने गया बूथ में, इनका वोटर मतलब कि कांग्रेस का पूरा ध्यान ही नहीं था, क्योंकि उनके नेता एक ही बार राहुल जी गए हैं वहाँ एक सभा करने, भारत जोड़ो यात्रा में थे वो, और बड़े नेता उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, फोकस ही नहीं किया उस चुनाव को, क्योंकि वो 24 की रणनीति बना रहे होंगे, शायद उनकी जो भी कल्पना रही हो। लेकिन उनके लिए ये चुनाव बीजेपी के लिए, क्योंकि उनका माननीय प्रधानमंत्री जी का गृह प्रदेश है और वो वैश्विक रूप से वो नेता हैं और वैश्विक रूप से वो गुजरात का एक मॉडल स्थापित कर रहे हैं वो विश्व की राजनीति में, और उस राजनीति वो 27 साल से सत्तारूढ़ हैं। तो वो चाह रहे थे कि और वो उनका जो प्रयास हुआ, जो एक हफ्ते में उन्होंने जो 50 किलोमीटर की जो रैली की, उससे उसके सूरत तरफ के जो पूरे समीकरण बदल दिए, और उसका परिणाम ये हुआ कि 156 सीटें आई, जो कि एक रिकॉर्ड है कि 154 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ा गया। 149 था भूपेंद्र। हाँ। 149, हाँ। तो जो एक अद्भुत रिकॉर्ड बन गया, जो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन साथ में अगर हम गुजरात का साथ में अगर हम हिमाचल का देखें, जी, जी। तो हिमाचल का जो वोट प्रतिशत है वो 1% से इन लोगों का टेस्ट हुआ है, और उसमें लगभग नोटा का भी बहुत बड़ा योगदान है, और 1% वोट वो आप पार्टी में गया है। तो वो उनके लिए एक हार तो है, लेकिन साथ में ये भी तो है कि इतनी बड़ी हमने लीडिंग से यहां जीता। और जो दिल्ली का जो एमसीटी चुनाव है, वो जो आपने जो साफ किया है, वो इनके लिए वास्तव में बड़ी चिंतनीय विषय बना हुआ है, क्योंकि आज आप राष्ट्रीय पार्टी के दायरे में आ गई है, उसका जो वोट और प्रतिशत और जो जनप्रतिनिधि की संख्या के हिसाब से जो निर्वाचन आयोग का वो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से। तो आज ये आप दोनों दलों के लिए एक चिंता का विषय है कि आप ये इन दोनों की जो असफलताएं हैं वो आप में देखी जा रही हैं, और ये समीकरण इन लोगों का बिगाड़ने के लिए मैं इस सवाल का जवाब अपन केपी यादव जी बहुत बेहतर ढंग से दे सकते हैं, जो कि बेहतर समझते हैं। केपी भाई, बड़ा एक जो भूपेंद्र जी ने सवाल उठाया, मेरे मन में भी आ रहा था कि चलिए आपने गुजरात तो आपके लिए वास्तव में प्रेस्टीज पॉइंट था, आपने बहुत अच्छा किया, पर हिमाचल में जिस तरह से आप हारे हैं, वो हार इतनी, अगर आपकी जगह हम लोग होते तो थोड़ी पीड़ा महसूस होती, क्योंकि बाउंड्री पे पहुंच के हारे। वोट बैंक आपका देखिए, वोट शेयर जो हुआ, सीटें भले थोड़ी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन बहुत कम से हारे, और ऐसे में आपके वोट आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुए, नोटा को शिफ्ट हुए हैं। तो ये मध्य प्रदेश में ना होने पाए, ये मन में कहीं दहशत होती है आप लोगों को? देखिए, अगर आप पूरे चुनाव का आकलन करें जी, आपने जो दिल्ली की बात करी, आप चाहे वहां की बात करें, जी, चाहे हिमाचल की बात करें, गुजरात तो जीतना ही था, और लग भी रहा था कि गुजरात में हम बिल्कुल नया रिकॉर्ड बनाएंगे, क्योंकि गुजरात का, मैं स्वयं गुजरात चुनाव में गया था और मैंने देखा था वहां का एक एक कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ लगा था, पूरी निष्ठा और ईमानदारी पूरे इस तरह से लगा हुआ था जैसे हर कार्यकर्ता के लिए मोदी जी भगवान श्री राम है और वो हनुमान बन के पूरी शिद्दत से लगा हुआ था।
कि मैं अपने भगवान के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। तो गुजरात का तो मैं स्वयं वहां रहा, मैंने खुद देखा, तो वहां का तो ये है। बाकी हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल में हमारी सरकार थी। हिमाचल का जैसा पहले से ट्रेंड चला आता है उसका भी एक साइकोलॉजिकल फर्क पड़ता है कि वहां हमेशा से सरकार चेंज होती है और बड़ा बदलाव आता है। लेकिन आप ये देखिए कि गुजरात में इतनी बड़ी जीत हुई, हिमाचल में भी हमारा वोट प्रतिशत काफी हद तक वही रहा है। हिमाचल में कुछ जगह हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, अब उसकी समीक्षा होगी और निश्चित ही हम उसमें देखेंगे कि हमारे से कहाँ चूक हुई, कहाँ क्या हुआ, उसकी समीक्षा होगी। यादव जी, मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा। मैं वही बता रहा हूँ, मैं अभी आपको भी बड़े अच्छे से सुन रहा था, जो हमारे कांग्रेस के भाई जो जुड़े हुए हैं, आपने उनकी तारीफ में बहुत कुछ कहा था कि वो बड़े गहन विचार रखते हैं और बड़े मुद्दे की बात करते हैं, पर जितनी बात उन्होंने रखी उनमें मुझे कुछ समझ नहीं आया। वही 15 लाख का रोना, वही नौकरी, वही डीजल, वही पानी। इनसे आप ये पूछिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से माननीय मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली है, क्या गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन के स्तर में सुधार नहीं आया दिखता है इन्हें? क्या लोगों को आवास नहीं मिले पूरे देश में? क्या हमारी माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर नहीं मिले हैं? क्या इनको नहीं दिख रहा है पूरे देश में रोडों का जाल बिछ गया? मेरे मन में सवाल ये आ रहा था, हर चीज में देश ने भी तरक्की की है, पूरे विश्व में देश का सम्मान बढ़ा है और गरीब से गरीब व्यक्ति का, हर क्षेत्र का, पूरे देश में, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, चाहे हम साउथ की बात करें, देश के हर कोने में लोगों के जीवन के स्तर में भी सुधार आया है। पर सर वो बात तो आप भी नहीं करते ना, आप भी तो शुरू होते तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर टीका टिप्पणी मैंने वो बात ही नहीं की। अब राहुल जी की तो क्या बात करें, गुजरात में इलेक्शन थे, वो एक बार गए, वहां भी भाषण नहीं दिए, मतलब जैसे उन्हें चुनाव से कोई लेना देना ही नहीं था। वहां के कांग्रेस को उन्होंने बिल्कुल अनाथ छोड़ दिया जी। तो ऐसा शीर्ष नेतृत्व होता है क्या? एक प्रश्न था मेरा भूपेंद्र जी, एक सवाल हमारे क्या, एक प्रश्न था मेरा, जिसको लोग फॉलो करते हैं, इनके पास तो ना नेतृत्व। अभी आपके हिमाचल में 11 मिनिस्टरों में 8 मिनिस्टर हारे हैं, चुनाव हार गए हैं। क्या अभी जो मध्य प्रदेश का इलेक्शन होगा 23 में, अभी आपने इसके परिणाम से समीक्षा शुरू हो गई है? अभी हमारे पास आउटपुट आया है कि उन्होंने कहा है कि कई मिनिस्टरों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उनके टिकट काटे जाएंगे, विधायकों के। क्या आप अगर वहां पे 8 जो आपके मंत्रिमंडल के सदस्य जो हिमाचल में हारे हैं, यहाँ पे भी क्या आप ऐसी कठोर कदम उठाएंगे कि आप अपने मंत्रियों के या जो विधायक है सेटल, उनके टिकट काटेंगे क्या? नहीं भूपेंद्र जी, वो तो मैं एक मिनट में इंटरफेयर कर रहा हूँ। भूपेंद्र जी, केपी यादव पहले कह चुके हैं कि वो तो दो बड़े नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी तय करेंगे इनके यहाँ। तो हमारे यहाँ संगठन तय करता है, हमारी पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। ये संगठन और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमें क्या डिसीजन लेने, क्या होगा। मैं आपके सवाल का जवाब मैं पांचीलाल जी के पास आता हूं। पांची भाई, मीणा भाई, एक बड़ा बात बार उठती कि आप लोग जो बार बार बात करते हो डेवलपमेंट की, आप सब बात करते आप और आपके कमलनाथ जी और आपके तमाम नेता अच्छी भली बात करते करते अचानक फिर मुड़ जाते हो मोदी की तरफ। तो ये इनका समस्या ये है कि आप मोदी पे क्यों आ जाते हो, आप बाकी बातें तो करो। मोदी फोबिया है। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे जी कि 60 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, क्या ये 7 साल में देश का विकास हो गया इनके सामने? ये जो कुछ विकास दिख रहा है 7 साल, अरे इन्होंने पुरानी बिल्डिंगों पे कलर नहीं किया अभी तक। इनकी फीस दिखती है इनके जवाबों में, इन्होंने कौन सी नई संस्था बनाई जिसको बेचने का अधिकार रहता है? इन्होंने बनाया क्या? BSNL इन्होंने बंद कर दिया, प्राइवेट कंपनियों को दे दिया, ठीक है। अब कितने हजारों लाखों लोगों का इन्होंने रोजगार इनके सिर्फ 2 आदमी के हाथ में दे दिया। सर मुद्दा मैं माननीय विधायक जी मुद्दा ये है, सांसद जी का कहना ये है कि आप सड़क पानी बिजली की बात नहीं कर रहे हो, जिस पे आप 2003 में चले गए थे। अब मोदी से कह रहा हूँ, ये क्या यहाँ के गरीब से गरीब व्यक्ति के सुधार आया है, जो उसके जीवन का स्तर सुधरा है, क्या ये उससे खुश नहीं है? क्या जो देश में केपी भाई सुन लीजिए, केपी भाई विधायक है भाई, आपके आप तो सांसद है, आप सुन लीजिए। हाँ, क्या है कि सिक्का गिरा, हेलो जी हाँ सुनिए, क्या है कि सिक्का गिरा और बिल्ली के हाथ में आ गया। हाँ, कौवे का दाल का टूटना हुआ, कौवे का बैठना हुआ, इस प्रकार से हमारे साथ हालत हो गए। तो आज जो देश में तरक्की है कांग्रेस की सरकारों ने की, कांग्रेस के नेताओं ने करी है जी। सर पर अभी आज अपन ट्रेनें इन्होंने बेची है, ट्रेनों इन्होंने कौन सी पटरी का, कौन से बड़े बड़े जब बिजली के कल कारखाने इन्होंने बनाए, जो बिजली अभी मिल रही कांग्रेस की देन है जी।
पांचीलाल जी पर सवाल पांचीलाल जी हर महीने एक नया घोटाला देते थे ये लोग, और जब से माननीय मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली है एक घोटाला नहीं हुआ। ये सिर्फ घोटाले देते रहे और जनता को लूटते रहे। हमारे जो आदिवासी मत का पैसा आता तो वो अन्य डाइवर्ट करके दूसरे विभागों में लगा करके आज मैं पांचीलाल जी माननीय विधायक जी चुनाव तक 5-6 महीने और बचे आचार संहिता लगने के। माननीय विधायक जी एक सवाल और है जो भूपेन्द्र जी उठा रहे थे सवाल कि भाई आम आदमी पार्टी ने आप ही को काटा है, आप बीजेपी से हारे अलग बात है, लेकिन जो बुरी तरह हारे उसके पीछे बहुत बड़ा कारण आम आदमी पार्टी का, और आम आदमी पार्टी की दस्तक धीरे धीरे बढ़ रही है मध्य प्रदेश में। आपकी चिंता? आम आदमी की पार्टी जो बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज होकर जो टूट के आएंगे वही आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे जी। आज जो कांग्रेस के हमारे माननीय राष्ट्रीय नेता राहुल जी जो पद यात्रा कर रहे हैं, इनके पेट में दर्द हो रहा है कि राहुल जी किस प्रकार से निकल करके जो संगठन मजबूत हुआ है इससे आम लोग सर मैं लौटूंगा आपके पास भूपेन्द्र जी बोलिए, धैर्य रखिए, सब एक होकर के काम ज्यादा आक्रोशित न हो। लोगों ने आज लोग सहम करके दबे हुए हैं पूरे प्रदेश और देश में। आम आदमी इनके सामने बोलने की ताकत नहीं, क्योंकि इनके कार्यकर्ता अभी थानों पे या अन्य संस्थाओं में जा करके मैं सर इस सवाल का जवाब फिर लूंगा आपके माननीय पांचीलाल जी मैं थोड़ा भूपेन्द्र जी समझे हम लोग प्रदेश में शासकीय हमलों का पूरा सर मैं थोड़ा सा भूपेन्द्र जी समझ लूं। भूपेन्द्र जी सर माननीय विधायक जी 6,000 गाड़ियां बुलवा के आदिवासी सर बहुत बढ़िया मैं थोड़ा सा भूपेन्द्र जी समझ लूं कि आदिवासी इनके तरफ। अरे भाई मैंने तो आपकी तारीफ कर दी, ओके भी भाई मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ये किस प्रकार से ये हमको बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। आज मैं सर मैं लौटूंगा आपके पास, मैं भूपेन्द्र जी के पास आ रहा हूँ। भूपेन्द्र जी जो बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी की आपने बात की, कांग्रेस के वोट कटे हैं स्वाभाविक रूप से, गुजरात में भी एमसीडी में भी कांग्रेस कमजोर हुई है आम आदमी पार्टी की वजह से, और मध्य प्रदेश में आप क्या उम्मीद देख रहे हैं इन दोनों मेहमानों को सुनने के बाद? भूपेन्द्र जी देखिए क्या है कि अगर अभी उपचुनाव का परिणाम देखें अपन, जो 4 राज्यों में हुए और 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, तो अगर वोट का प्रतिशत देखें तो लगभग रामपुर की सीट छोड़ के वो 6,000 करीब से वोट जीती है, बाकी सब सीटें 20,000 और 2,88,000 से वो मैनपुरी की लोकसभा सीट जीती गई। अभी जब नेताजी थे, मुलायम सिंह थे, जब वो लगभग 1 लाख के अंदर वो सीट जीती गई थी। तो अगर अपन ये चुनाव ये माने कि एक नेता की कारण अगर लड़ा जाएगा तो मोदी जी जो ब्रांडिंग कर रहे हैं उनकी दूरी के समर्थ तो कोई पड़ नहीं रहा, अगर इस तरह से अगर अपन समीक्षा करते हैं आज की डेट में। और जो मध्य प्रदेश में आपका है, जो अभी जो निकाय के चुनाव हुए थे, नगर पालिकाओं के चुनाव हुए थे, उसमें सिंगरौली और कई जगह जैसे भोपाल में ओबीसी की पार्टी और जबलपुर में जैसे आप पार्टी ने जो खाता खोला है, तो जो अभी जैसे अपन गुजरात की भी बात करें तो 5% वोट आप पार्टी को मिला है, 17% वोट इनका घटा हुआ है जी, कांग्रेस का। अब जो कांग्रेस का वोट है वो निश्चित रूप से बीजेपी में तो शिफ्ट हुआ नहीं है, वो तो स्वाभाविक 4% उनका बड़ा है। और थोड़ा सा भूपेन्द्र भाई थोड़ा सा समय मेरे पास कम है, मैं एक आखिरी टिप्पणी, मेरे पास समय थोड़ा खत्म हो रहा है, आज समय कम है। केपी भाई के पास आ रहा हूँ। केपी भाई आप सारी बातें आपकी समझ में आ गई, सब बिल्कुल सही है कि मोदी जी का जादू, अमित शाह के नेतृत्व, शिवराज सिंह का करिश्मा और सब चीज़ें, और आप जैसे जमीनी कार्यकर्ताओं का अंदाज, सब कुछ सही है। आप उस बात पर चिंता क्यों नहीं कर रहे कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे सक्रिय हो रही है, नुकसान आपको पहुंचा रही है वो? नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि हमारा मकसद है कि हम हर जगह, जो हमने मध्य प्रदेश में भी कहा है कि हम 50% से ज्यादा वोट हमारे पास आना चाहिए, और उस ओर हमने काम भी किया है। हेलो जी हाँ, आप आज आवाज आ रही जी, बोलिए। और हम लोग रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, और हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव जब आते हो तब काम होते हो। आप देखते होंगे हमारा संगठन हमेशा कार्य करता रहता है, और एक कार्यकर्ता जनहितैषी जन कल्याणकारी कामों में हम लोग लगे रहते हैं। और जो भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की हो, चाहे हमारे मध्य प्रदेश में हमारी प्रदेश की योजना हो, एक योजना का एक बिल्कुल आपकी योजना बेहतर कर रही है। लेकिन मैं सहमत हूँ, मैं भूपेन्द्र जी की बात से सहमत हूँ कि आम आदमी पार्टी बस समय हो रहा है, मेरे पास समय थोड़ा कम है। मैं आप दोनों मेहमानों की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन मैं भूपेन्द्र जी की बात से ज्यादा बेहतर सहमत हूँ कि आपके राहुल जी की यात्रा या मोदी जी का करिश्मा, सारी बातें सही हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में जिस तरह आम आदमी पार्टी दबे पांव
आगे बढ़ रही है वो आप दोनों को नुकसान पहुंचाएगी और मध्य प्रदेश की सियासत का एक अलग रंग दिखाई पड़ेगा जिसका नुकसान आप दोनों को हो सकता है। फिलहाल इस प्रोग्राम में समय कम इसलिए यही रोकना चाहता हूं। भूपेन जी आपका थैंक यू, देवेंद्र माननीय विधायक जी, पांचीलाल जी आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, और केपी भाई आपका तो खैर धन्यवाद है ही, आप बहुत अच्छा बोले। और इस प्रोग्राम को ही खत्म कर रहा हूं, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा इसलिए आप कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।